Hello guys, we are back on the channel NEET Achiever. यहाँ पर we were discussing about the PYQs of NEET 2025. Now we will discuss the botany part, the questions that have come from the chapter Cell. There have been asked 5 questions. तो इन पांचों क्वेश्चन को जो सेल में आए हुए हैं उसको हम बात करेंगे. सबसे पहले आज का क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन आउटसाइड ऑफ एनसीईआरटी है. एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन डायरेक्टली सेल चैप्टर में तो नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी के स्टार्ट्स में जब स्टार्ट होता है एनसीईआरटी वहां पर एक कॉलम दे रखा होता है चैप्टर को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए. चैप्टर का इंट्रो होता है, वो चैप्टर का पार्ट तो नहीं होता है पर यूनिट का पार्ट होता है, आपको इंट्रोड्यूस कराता है चैप्टर से. वहां से ये क्वेश्चन आया है. क्वेश्चन क्या आता है वो मैं आपको बताता हूं. पहले 2-3 बातें सुनेंगे. सबसे पहले बायोलॉजी की स्टडी के बारे में हम बात करेंगे. द स्टडी ऑफ बायोलॉजी बहुत अच्छा कंसेप्ट है. बहुत सारी बातें यहां पर होगी, ध्यान से सुनिए. सपोज कीजिए कि आप एक साइंटिस्ट है, यू आर अ साइंटिस्ट, और पुराने जमाने की बात है ये, जब ज्यादा टेक्नोलॉजी जो था डेवलप नहीं हुआ था, उस समय किस तरह से बायोलॉजी को पढ़ा जाता था, इसके बारे में 2-3 मिनट में बात करना चाहता हूं. देखिए, जब माइक्रोस्कोप भी डेवलप नहीं हुआ था, माइक्रोस्कोप भी डिस्कवर नहीं हुआ था, उस समय बायोलॉजी तो था, लेकिन किस तरह की बायोलॉजी थी. उस समय मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को समझा जाता था. मतलब कुछ ऑर्गेनिजम्स के बाहरी स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, बाहरी स्ट्रक्चर को देख के आप बात करेंगे कि क्या क्या प्रोबेबिलिटीज है, क्या क्या फंक्शन है उन स्ट्रक्चर का. फॉर एग्जाम्पल, पुराने जमाने के साइंटिस्ट ने यह पता लगाया कि जो ईयर होता है, कान होता है, कान से लोग सुनते हैं, आंख से लोग देखते हैं, इस तरह की बातें होती थी. ये एनिमल्स में ऐसा होता था. प्लांट्स में क्या होता था, प्लांट्स में आप देखते हैं कि थॉर्न्स वगैरह होते हैं, कांटे होते हैं प्लांट्स में. तो वहां से बायोलॉजी के साइंटिस्ट कहते थे कि इन कांटों की वजह से जो प्लांट है अपने आप को प्रोटेक्ट करता है, कोई एनिमल उसको खा नहीं पाता. तो इस तरह की बायोलॉजी पुराने जमाने में चलती थी. तो यहां पर ये पहला जो एग्जाम्पल है जिसको आपने कहा मॉर्फोलॉजिकल स्टडीज, मॉर्फोलॉजिकल स्टडीज होती थी. ये स्टडीज जो है ये ओल्ड स्कूल बायोलॉजी की है. ओल्ड स्कूल में ये सारी बातें होती थी. अब जब मॉर्फोलॉजी के बारे में बात कर ही ली है, उसके बाद साइंटिस्ट और सोचते थे. वहां पर माइक्रोस्कोप वगैरह कुछ था नहीं, तो वहां पर बात होते थे बिहेवियरल साइंस की. जैसे फॉर एग्जांपल, कौन से सीजन में कौन सा एनिमल मेट करता है, इस तरह की बातें. कौन सा एनिमल किस तरह का खाना खाता है, इस तरह की बातें. कौन से एनिमल का नेचर कैसा है. जैसे आपका लायन है, लायन बहुत ही ज्यादा स्नैप करता है, तुरंत गुस्सा हो जाता है, तुरंत अटैक करने लगता है. इस तरह की बातें भी होने लगी. देखिए, माइक्रोस्कोप वगैरह तो था नहीं, कोई नई तरह का डेवलपमेंट नहीं था साइंस में, केमिस्ट्री भी उतनी डेवलप नहीं थी. तो वहां पर बिहेवियरल बायोलॉजी की बात करते हैं. बिहेवियरल बायोलॉजी, ये हमारी बिहेवियरल बायोलॉजी की बात. आगे अब आप आगे पढ़ेंगे जब हायर क्लासेस में, तो बिहेवियर बायोलॉजी के अंदर आपको बुक्स पढ़ना पड़ेगा. वहां पर खाली बायोलॉजी में एनिमल्स वगैरह के बिहेवियर के बारे में बात की है. तो यहां पर बिहेवियरल बायोलॉजी हो गया. उसके बाद माइक्रोस्कोप का डेवलपमेंट हुआ. माइक्रोस्कोप के डेवलपमेंट से दुनिया में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया. लोगों को सबसे पहली बार सेल के बारे में पता लगा. अब जब सेल के बारे में पता लग चुका था, तो सेल के अंदर जो भी प्रोसेसेस होते हैं, सेल को आपने माइक्रोस्कोप में देखा, आपको पता लगा कि दुनिया में तो अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं. हर सेल अलग दिखता है. प्लांट का सेल अलग दिखेगा, एनिमल का सेल अलग दिखेगा. एनिमल के अंदर भी स्किन सेल को अगर आप देखेंगे तो वो कुछ अलग दिखेगा. ब्लड के अंदर आरबीसी को देखेंगे तो कुछ अलग मिलेगा. न्यूरॉन्स को देखेंगे तो देखने में कुछ अलग रहेगा. इस तरह की बायोलॉजी में जब माइक्रोस्कोप आने के बाद सेल की डिस्कवरी हो गई, तो वहां पर सेल बायोलॉजी करके लोग पढ़ने लगे बायोलॉजी को. ये डेवलपमेंट हो रहा है बायोलॉजी के अंदर, सेल बायोलॉजी के अंदर आ गए हम. इसके बाद केमिस्ट्री के प्रोसेस, सेल के अंदर आपने देखा बायोलॉजी को किस तरह से मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, किस तरह से सेल डिवाइड कर रहा है. पहली बार लोगों ने डिवाइडिंग सेल को देखा. तो इस तरह से साइंस और डेवलप हो रहा था, बायोलॉजी और डेवलप हो रहा था. इसके बाद केमिस्ट्री के एप्लीकेशंस यूज करने लग गए हम. बायोमोलिक्यूल्स के बारे में बात करने लग गए. सेल को देखा तो लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आया कि ये सेल बना कैसा हुआ है, किस चीज से ये सेल बना हुआ है. तो पता लगा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड्स और प्रोटीन का बना हुआ है. लिपिड्स और प्रोटीन क्या है? लिपिड एक तरह का मॉलिक्यूल है, बायोमोलिक्यूल है. केमिस्ट्री में प्रोटीन का एक क्लास है. तो लिपिड और प्रोटीन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना हुआ है.
इसी तरह से सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, उसमें अलग अलग तरह के केमिकल्स हैं। तो इनकी जब स्टडी होने लगी डेप्थ में, देखिए आप बड़े लेवल से छोटे लेवल में आ रहे हैं। पहले बाहरी स्ट्रक्चर को देखा, फिर सेल को देखा, सेल के अंदर भी और स्ट्रक्चर्स को देखा, वहां पर बायोमोलिक्यूल्स में आपने बात की। इसको कहेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ये सबसे एडवांस तरह का बायोलॉजी है। इसमें हर तरह का प्रिंसिपल यूज होता है। केमिस्ट्री के प्रिंसिपल भी यूज होते हैं कि किस तरीके से अलग अलग एटम्स मिलकर सेल को बना रहे हैं। उसको देखने के लिए, सेल को देखने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए आप फिजिक्स के अलग अलग डेवलपमेंट्स को यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया, उसमें फिजिक्स के नियम को यूज करके बनाया गया। तो मतलब आप देख रहे हैं जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है बायोलॉजी और इवॉल्व होते जाता है, बायोलॉजी और डेवलप होता जाता है। हर तरह का बायोलॉजी का एक नाम होता है, जैसे सेलुलर बायोलॉजी अपना अलग है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी अपना अलग है। अब देखिए एनसीईआरटी ने क्या कहा है, जैसे जैसे टाइम डेवलप हुआ, फिर से बोलता हूं, जैसे जैसे टाइम डेवलप हुआ टूल्स एंड टेक्निक्स और इवॉल्व होने लग गए। इन टूल्स एंड टेक्निक्स को जब आप सेल को पढ़ते हैं, पहले आपने क्या किया, एनिमल को एज अ होल देखा, फिर एनिमल के अंदर आपने टिश्यूज को स्टडी की, फिर और छोटे लेवल पे आप गए तो सेल को आपने इन्वेस्टिगेट किया। सेल को इन्वेस्टिगेट कैसे किया, आपने माइक्रोस्कोप से किया। सेल के अंदर भी आपने बायोमोलिक्यूल्स और केमिकल्स को खोजा। जब सेल की स्टडी हुई फिजिको केमिकल मेथड से, फिर से बोलता हूं, सेल की स्टडी जब हुई फिजिको केमिकल मेथड से, इस तरह के अप्रोच को, बायोलॉजी को पढ़ने का अप्रोच हुआ एक कि सेल को पढ़ेंगे और सेल के अंदर केमिकल्स की बात करेंगे और उसमें उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को बात करेंगे। ये तो बहुत बाद में हुआ। पहले क्या हुआ, मॉर्फोलॉजी, फिर बिहेवियर, फिर सेल को देख लिया माइक्रोस्कोप से, फिर बायोमोलिक्यूलर डेप्थ में चल गए, उतनी माइन्यूट सेल को, उसके अंदर बायोमोलिक्यूल्स को देखने लगे। उसके बाद इस अप्रोच को, जहां पर फिजिको केमिकल मेथड्स का यूज किया, इस अप्रोच को कहते हैं रिडक्शनिस्ट अप्रोच। यही मुझे आपको बताना था, इसी से क्वेश्चन आया है नीट में। रिडक्शनिस्ट अप्रोच क्या है, देखिए जब आप धीरे धीरे साइज को छोटा करते रहें, आपने रिड्यूस किया बायोलॉजी के स्कोप को। पहले बायोलॉजी का मतलब क्या था, जब आप बिहेवियरल बायोलॉजी पढ़ेंगे तो उस समय किस चीज को पढ़ेंगे, आप अपने ऑर्गेनिज्म को पढ़ेंगे, किसी एक ऑर्गेनिज्म को पढ़ेंगे, स्नेक को पढ़ेंगे, कैट को पढ़ेंगे, किसी एक प्लांट को पढ़ेंगे। फिर उसको और छोटा कर दिया और रिड्यूस कर दिया, सेल बायोलॉजी आ गई, रिड्यूस होता गया मामला, और रिड्यूस होके बायोमोलिक्यूल्स में आ गया, और मामला रिड्यूस होता गया। अब आज के डेट में मामला इतना रिड्यूस हो चुका है कि सेल के स्टडी को करते हैं जब फिजियोकेमिकल मेथड से, इस अप्रोच को हमने कह दिया रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। क्यों, क्योंकि जो अप्रोच है वो रिड्यूस होता गया। पहले ऑर्गेनिज्म की बात की, उसके बाद टिश्यू की बात की, फिर सेल की बात की, वहां तक भी नहीं रुके हमने सेल के अंदर के केमिकल्स की भी बात की। तो इस पूरे मेथड को हमने कहा रिडक्शनिस्ट अप्रोच। ये एनसीईआरटी के ओपनिंग पेज में दिया हुआ है, सेल वाले यूनिट में, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। अब देखते हैं नीट में क्वेश्चन क्या आया है। देखिए क्वेश्चन पढ़ के बताता हूं। नीट 2025 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रेफर्स टू रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी को कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सेटिस्फाई करता है। देखिए पहला नंबर 1, फिजियोलॉजिकल अप्रोच टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो फिजियोलॉजिकल अप्रोच की तो कोई बात नहीं है, रिडक्शनिस्ट का मतलब है केमिकल नेचर को स्टडी करना सेल का, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। दूसरा, केमिकल अप्रोच टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। देखिए केमिकल तो है ही, लेकिन ऑप्शन में यहां पर नीट खेल जाता है। देखिए मैं हमेशा कहता हूं नीट जो है वो इजी एग्जाम है, पर उसको हार्ड क्या बना देता है, नीट को हार्ड बना देता है जो क्वेश्चंस के ऑप्शन होते हैं इतने कंफ्यूजिंग कर देता है एग्जामिनर, उससे हमारा थोड़ा टाइम वेस्ट होता है, उससे नीट हार्ड हो जाता है। फैक्ट तो आपको यही याद रखना है एनसीईआरटी में। लेकिन देखिए यहां पर ऑप्शन नंबर 2 में केमिकल अप्रोच की बात की है, हम ऑप्शन नंबर 2 को होल्ड पे रखते हैं, आगे पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 3, बिहेवियरल अप्रोच टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी का मतलब, तो इसको भी एलिमिनेट करते हैं।
ऑप्शन नंबर 4 देखिए, फिजियोकेमिकल अप्रोच टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब देखिए दो ऑप्शन हमारे पास सही लग रहे हैं। ऑप्शन नंबर 2 है केमिकल अप्रोच और ऑप्शन नंबर 4 है फिजिको केमिकल अप्रोच। यहां पर बच्चा कंफ्यूज है कि किसको करेक्ट करे, फिजिको केमिकल को करेक्ट करे या फिर केमिकल अप्रोच को करेक्ट करे। तो आपको यहां पर एनसीईआरटी का लाइन याद रखना है। रिडक्शनिस्ट बायोलॉजिस्ट का डेफिनेशन होता है फिजिकल केमिकल अप्रोच टू स्टडी सेल। तो यहां पर दो ऑप्शन में से आपको फिजिको केमिकल को सिलेक्ट करना है, ये ज्यादा सही है। अगर फिजिको केमिकल नहीं होता और केमिकल अप्रोच होता तो आपका आंसर केमिकल अप्रोच जाता, लेकिन क्योंकि यहां पर फोर्थ ऑप्शन में फिजिको केमिकल अप्रोच के बारे में बात की है तो आंसर जाएगा फिजियो केमिकल अप्रोच। ये पहला क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन आए हैं, सबको एक एक करके देखेंगे। अच्छा लगा तो चैनल को प्रमोट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें और पढ़ते रहिए। स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वी आर बैक इन आवर चैनल। हम सेल चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से हम देख रहे थे कि नीट 2025 में कितने क्वेश्चंस आए हैं इस चैप्टर से। तो मैं आपको फिर से बता दूं, इस चैप्टर से 5 क्वेश्चन आए हैं। एक क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, वीडियोस में आपको मिलेंगे, मेरे प्लेलिस्ट पे जरूर चेक करें। अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं जो नीट में आया हुआ है 2025 में, सेल चैप्टर से। बात है प्रोकैरियोट्स के बारे में। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं आपको पता है? प्रोकैरियोट्स जो होते हैं वो बैक्टीरिया होते हैं, पुराने जमाने के बैक्टीरिया होते हैं, जिसमें कुछ अलग अलग तरीके का होता है। 2 तरीके के सेल होते हैं, एक को प्रोकैरियोटिक सेल बोला, एक को यूकैरियोटिक सेल बोला। आज हम प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे। टिपिकल बैक्टीरिया कुछ इस तरीके का दिखता है। टॉपिक लगा देते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। जब एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे, एनसीईआरटी में सेल चैप्टर के अंदर 2 डिवीजन में उसको पढ़ाया गया। एक बार प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बात की है उन्होंने, उसके बाद यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात की है। सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो आपको याद रखना है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में, कि प्रोकैरियोटिक सेल में किसी तरीके का सेल ऑर्गेनल नहीं पाया जाता, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स नहीं पाया जाता। वो खुद में एक छोटी सी सेल होती है, कुछ इस तरीके से दिखती है। इसको बहुत बार आप ये भी पढ़ सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब क्या है, बैक्टीरिया के बारे में बात हो रही है। बैक्टीरिया अलग अलग तरह के होते हैं, ये एक टिपिकल बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस आपको याद रखने हैं। हर बैक्टीरिया के अंदर ऐसा फ्लैजेला नहीं होता, लेकिन ये टिपिकल बैक्टीरिया समझाने के लिए बात कर रहे हैं। तो ये जो एक्सटेंशन आपको दिख रहा है, ये आपका फ्लैजेला है, फ्लैजेला। ये जो आउटर लाइन है बैक्टीरिया की, आप सभी को पता है ये हमारा क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। तो ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए समझेंगे एक एक पॉइंट को, फिर क्वेश्चन पे आएंगे। तो बैक्टीरिया का प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक स्ट्रक्चर है इस तरीके से, जिसको आप कहते हैं सेल वॉल। तो ये हमारा सेल वॉल हो गया, सेल वॉल। बहुत फेमस क्वेश्चन है, सेल वॉल बैक्टीरिया का बना होता है पेप्टिडोग्लाइकेन नाम के केमिकल से। पेप्टिडोग्लाइकेन, ये हमारा पेप्टिडोग्लाइकेन से बना हुआ सेल वॉल। इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है, फ्लूइड, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है, इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या हो गया, मैट्रिक्स हो गया। एक एक करके सब बातों को देखेंगे। अब देखिए बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए है वो उसके साइटोप्लाज्म में ही फ्लोट करता रहता है। डीएनए के अंदर किसी तरीके का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, बैक्टीरिया के अंदर किसी तरीके का न्यूक्लियस नहीं है। जो डीएनए है वो सीधा साइटोप्लाज्म में तैरता रहता है, फ्लोट करता रहता है, सस्पेंडेड होता है। इस तरह के न्यूक्लियस को कहेंगे न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड। कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे जिनको ग्रेनुअल्स कहेंगे, अलग अलग फंक्शंस में काम आते हैं ग्रेनुअल्स। अब देखिए इन सारी बातों के अलावा न्यूक्लियोइड में क्या होता है, न्यूक्लियोइड में डीएनए होता है बैक्टीरिया का। अब मैं आपको 2 बातें बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, एक बैक्टीरिया के अंदर 2 तरीके का डीएनए होता है। एक न्यूक्लियोइड के हिसाब से जो मेन डीएनए है, मेन डीएनए। एक साइड में डीएनए है, इसको कहेंगे प्लाज्मिड। प्लाज्मिड, प्लाज्मिड। इसका डेफिनेशन क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए।
मतलब क्रोमोसोमल डीएनए, मेन डीएनए तो न्यूक्लियोइड है, एक्स्ट्रा जो है उसको कहेंगे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। अब ये बैक्टीरिया के जो मेन बात के अंदर दो बातों को याद करना है, ये सारी बातें तो सबको पता होती है, दो बात, बैक्टीरिया में प्लाज्मिड मिलेगा, एक और चीज मिलेगा जो कि ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसको कहते हैं मेसोजोम। इसी के ऊपर नीट ने क्वेश्चन पूछा है 2025 में, मेसोजोम। देखिए, इसको बताने से पहले मैं एक डेफिनेशन बताना चाहूंगा। बैक्टीरिया में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, बहुत अच्छी बात है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के 3 एक्सटेंशन याद रखने। एक्सटेंशन मतलब क्या होता है, किसी एक पार्टिकल जो है, किसी एक स्ट्रक्चर का एक्सटेंडेड फॉर्म, उसी से निकलता हुआ फॉर्म। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन क्या है, तो देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है ये मेसोजोम। तो इसको क्या बोलेंगे, एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। शॉर्ट में मैं पीएम लिख रहा हूं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। तो सबसे पहली बात, मेसोजोम इज द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, याद रखना है। मेसोजोम क्या है, एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फ्लैजेला भी एक तरह से देखा जाए तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही एक्सटेंशन है, तो फ्लैजेला इज ऑल्सो एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बैक्टीरिया में एक इंपॉर्टेंट बात और, मेन डीएनए को न्यूक्लियोइड बोलेंगे, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए को प्लाज्मिड बोलेंगे। ये प्लाज्मिड का यूज आप बायोटेक्नोलॉजी में करते हैं, लेकिन उसका हमें इस चैप्टर में, इस क्वेश्चन में कोई काम नहीं है, हमें मेसोजोम पे फोकस करना है। सबसे पहली बात, डेफिनेशन फिर से आपको याद कराता हूं, मेसोजोम क्या है, इट इज द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन द इनर साइड ऑफ द बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल के अंदर एक एक्सटेंशन होगा इस तरीके से, यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सटेंड होकर ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाएगा, इस स्ट्रक्चर को मेसोजोम कहते हैं। आज के बाद आपको मेसोजोम का सारा फंक्शन याद होना चाहिए कि मेसोजोम में क्या क्या होता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट फंक्शन जो मेसोजोम का है, बैक्टीरिया के सेल डिवीजन में मेसोजोम का काम होता है, सेल डिवीजन। दूसरा काम याद रखेंगे मेसोजोम का, मेसोजोम का दूसरा काम है रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन। तीसरा काम याद रखेंगे मेसोजोम का, सेल वॉल बनाने में हेल्प करता है, सेल वॉल सिंथेसिस। क्योंकि ये रेस्पिरेशन करता है, और आप जब पढ़ेंगे रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में, वहां पर स्टार्टिंग में ही एनसीईआरटी कहती है रेस्पिरेशन इज अ एंजाइमेटिक प्रोसेस। इसका मतलब यह है कि ये जो हमारा मेसोजोम है, इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं बहुत सारे। नीट का क्वेश्चन है, एआईपीएमटी का क्वेश्चन है, मैं बोर्ड पे लिखता हूं, एंजाइम्स प्रेजेंट। साथ ही साथ एक और फंक्शन है इसका, ये सिक्रीट करता है बहुत सारे केमिकल्स, तो सिक्रीशन में भी इसका रोल होता है। अब इस बोर्ड को, जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड है, एनसीईआरटी की सारी बातें हैं, नीट के सारे पीवाईक्यूज यहां पर है, इसको आप कहीं पर लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेंगे, फायदे में रहेंगे। फिर से देखते हैं, मेसोजोम को याद करेंगे, 4 बातों को याद रखना है। मेसोजोम का काम क्या है, सेल डिवीजन में मदद करता है, मतलब जब सेल डिवाइड होता है तो 2 सेल को तोड़ने में इसका काम होता है, रेस्पिरेशन में काम करता है, सेल वॉल बनाने में काम आता है, और सिक्रीशन करने में काम आता है। ये पूरी थ्योरी मैंने अभी कंप्लीट की। अब देखते हैं नीट में क्वेश्चन क्या आया है। देखिए, नीट के क्वेश्चन की बात करते हैं, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। A specialized membranous structure in a prokaryotic cell which helps in cell wall formation, DNA respiration, DNA replication and respiration is called number 1 chromatophores, number 2 cristae, number 3 endoplasmic reticulum, number 4 mesosome। तो आपका आंसर मेसोजोम जाएगा। ये तो हो गई क्वेश्चन की बात, क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिया आपने, एक इजी क्वेश्चन था। थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं ऑप्शंस के बारे में। क्रोमेटोफोर्स के बारे में बात की, व्हाट आर क्रोमेटोफोर्स। देखिए, क्रोमेटोफोर्स, क्रोमेटोफोर्स जैसे मेसोजोम एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वैसे ही क्रोमेटोफोर्स भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन होते हैं।
इनका काम होता है लाइट को हार्वेस्ट करके एनर्जी बनाना। इसके अंदर पिगमेंट्स होते हैं, जैसे प्लांट्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, वैसे ही बैक्टीरिया के अंदर मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं जिनमें पिगमेंट्स होते हैं और उनका काम होता है फोटोसिंथेसिस करना। इसे कहते हैं क्रोमेटोफोर्स। क्रिस्टी आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनल है जो कि यूकैरियोटिक सेल में मिलता है, प्रोकैरियोटिक सेल में कोई सेल ऑर्गेनल नहीं होता है। तो ये तो देखते ही आप डिस्कार्ड कर देंगे। थर्ड है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपको अगेन पता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है दैट इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल और हम प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ रहे हैं। जाते जाते फिर से याद करा रहा हूं आपको मेसोजोम के बारे में। मेसोजोम का 4 काम: सेल डिवीजन, रेस्पिरेशन, सेल वॉल फॉर्मेशन, सिक्रीशन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें। अगर आप ये सब नहीं भी करते हैं तो सारे वीडियोस को जरूर देखें, यू विल बी इमेंसली बेनिफिटेड। यहां तक देखने के लिए थैंक यू। स्टे मोटिवेटेड, कीप हसलिंग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ नीट अचीवर। जैसा कि आपको पता है यहां पर हम नीट के पीवाईक्यू को डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहली बात मैं आपसे बताना चाहूंगा, वीडियोस तो मैंने डाले हैं बहुत सारे। आपका काम है चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ताकि सारे वीडियोस आपको मिले और आपकी नीट की प्रिपरेशन बहुत ही मस्त तरीके से आगे बढ़े। आज हम सेल्स वाले चैप्टर से क्वेश्चंस को देखेंगे। यहां से 5 क्वेश्चंस आए हुए हैं जिनमें से एक क्वेश्चन मैं आपको अभी एक्सप्लेन करने वाला हूं। देखिए क्या है, ये मैच द टाइप ऑफ क्वेश्चन है। कुछ नाम दे रखे हैं जिनको हमें अलग अलग मैच करना है। तो चलिए कुछ 4 नाम जो है जो क्वेश्चन आया हुआ है नीट 2025 में उसको लिखते हैं। सबसे पहला सेंट्रोमियर के बारे में आपको पता होनी चाहिए। दूसरा आपको पता होना चाहिए सीलियम के बारे में। तीसरा आपको पता होना चाहिए क्रिस्टी के बारे में। और लास्ट ऑप्शन यहां पर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसा कि क्वेश्चन में आया हुआ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखिए सबके बारे में ये कॉलम ए है और कॉलम बी दे रखा है और उसको आपको मैच करना है। कॉलम बी में क्या दे रखा है? कॉलम बी में सबसे पहले मान के दे रखा है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा दे रखा है सेल डिवीजन, चौथा दे रखा है सेल मूवमेंट और लास्ट है फॉस्फोलिपिड बायलेयर। अब एक एक करके सारा कुछ समझते हैं। सबसे पहले याद रखना है सेंट्रोमियर क्या होता है। देखिए हमारे पास एक सेल है, यह सेल का न्यूक्लियस है। जब सेल डिवाइड करेगा तो न्यूक्लियस धीरे धीरे गायब हो जाएगा और उसके बीच में क्रोमोसोम बनने लगेंगे। इस तरीके से क्रोमोसोम बनने लगेंगे। यहां पर सेल के डिवीजन होने के टाइम एक सेल ऑर्गेनल है छोटा सा, इस सेल ऑर्गेनल को कहते हैं सेंट्रोसोम। ये 2 सेल ऑर्गेनल रहेंगे और जैसे जैसे सेल डिवाइड होगा ये सेंट्रोसोम से फाइबर्स निकलेंगे, वायर लाइक स्ट्रक्चर निकलेंगे। ऐसा करके ऐसे वायर लाइक फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर निकलेंगे। ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर क्रोमोसोम के बीच के इस स्ट्रक्चर से जुड़ जाते हैं। ये स्ट्रक्चर अगर इंग्लिश में बोले तो कैसे बोलेंगे? ये एक कॉन्स्ट्रिक्शन है, एक डिप्रेशन है, इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। तो अगर इसका डायग्राम बनाए इसका इस तरीके से, ऐसा क्रोमोसोम ले लिया तो जो बीच का स्ट्रक्चर है इसको कहेंगे सेंट्रोमियर। वही हमारे पास पहला पॉइंट है। अब होता क्या है, ये सेल ऑर्गेनल्स जो है जिसको कहा आपने सेंट्रोसोम, इससे फाइबर्स निकलेंगे, रस्सियां निकलेंगी और ये रस्सियां आके चिपकेंगी इस स्ट्रक्चर से जिसको कहते हैं सेंट्रोमियर। अब क्या होता है, ये रस्सियां जिसको कि स्पिंडल फाइबर भी बोलते हैं, इसको स्पिंडल भी बोला या फिर इसका दूसरा नाम है एस्टर फाइबर्स। ये क्या करेंगे, ये खींचेंगे क्रोमोसोम को अपोजिट साइड में। तो क्रोमोसोम को जब अपोजिट साइड में खींचा जाएगा तो क्रोमोसोम बीच से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है सेल डिवाइड होगा तो क्रोमोसोम भी डिवाइड होकर आधा क्रोमोसोम दूसरे सेल में जाएगा और आधा क्रोमोसोम दूसरे सेल में जाएगा। तो यहां पर इस तरीके से क्रोमोसोम है
इस क्रोमोसोम से एस्टर फाइबर आके चिपके, फिर इसको खींच के अलग किया। तो जब खींच के अलग करेंगे तो आधा क्रोमोसोम तो ऊपर चला जाएगा और आधा क्रोमोसोम नीचे की तरफ आ जाएगा। सेल डिवीजन का ये प्रोसेस होता है। तो सेल डिवीजन के अंदर क्रोमोसोम टूटा किस तरीके से, यहां पर सेल ऑर्गेनल ने स्पिंडल फाइबर बनाया। इस सेल ऑर्गेनल को क्या कहेंगे, इस सेल ऑर्गेनल को कहेंगे सेंट्रोजोम। ये सेंट्रोजोम का स्पिंडल फाइबर किससे चिपकेगा आके, तो क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से, और फिर सेंट्रोमियर को खींचेगा अपोजिट तरीके से, तो क्रोमोसोम डिवाइड हो जाएगा। तो सेंट्रोमियर का काम क्या है, सेल डिवीजन। पहला पॉइंट हमने देख लिया। दूसरा पॉइंट है सीलियम के बारे में। देखिए बहुत सारे सेल्स होते हैं जिनके बाहरी स्ट्रक्चर में छोटे छोटे ओर लाइक स्ट्रक्चर, छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उनको सीलिया कहते हैं। ये हमने एक पैरामीशियम बनाया, इसके पूरे बॉडी के बाहर में ऐसे छोटे छोटे वायर लाइक स्ट्रक्चर है, स्मॉल ओर लाइक स्ट्रक्चर। ओर क्या होता है, जो जहाज, जो बोट चलाते हैं जिसका चप्पू होता है, ठीक है, उसको आगे बढ़ाने के लिए उसको ओर कहते हैं। तो इस पूरे सेल के अंदर ओर लाइक स्ट्रक्चर जो है इसको सीलिया कहेंगे, स्मॉल ओर लाइक स्ट्रक्चर। इसका काम क्या है, इसका काम है सेल को मूवमेंट कराना। इसी सीलिया के वजह से सेल मूव करता है धीरे धीरे। तो सीलिया या फिर सीलियम का काम क्या है, सेल मूवमेंट। अगला नाम आता है क्रिस्टी के बारे में। तो क्रिस्टी जो है वो पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। एक और मैं आपको यहां पर इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। सेम तरीके के दो नाम हैं, एक को बोलते हैं क्रिस्टी, एक को बोलते हैं सिस्टर्नी। क्रिस्टी जो है वो प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और सिस्टर्नी जो है वो प्रेजेंट होता है गोल्गी एपरेटस में। तो आप देखिए क्रिस्टी क्या है, यहां पर हमने बनाया माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम। माइटोकॉन्ड्रिया का ये बाहरी लेयर है, दिस इज द आउटर लेयर, आउटर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया का बाहरी लेयर। अब अंदरूनी लेयर जो है, जो इनर लेयर है, इस तरीके से ये इनर लेयर बोल दिया माइटोकॉन्ड्रिया का। अब जो इनर लेयर है, इनर लेयर की फोल्डिंग होती है, मतलब इनर लेयर इस तरह से फोल्ड होकर अंदर आ जाते हैं। ये भी इनर लेयर फोल्ड करके इस तरह से अंदर आ जाएगा, इस तरह से इनर लेयर फोल्ड करके अंदर आ जाएगा। तो इस तरह से फोल्डिंग होती है इनर लेयर के बीच में। इन फोल्डिंग को, इन फोल्डिंग को इनर फोल्डिंग, इन्हीं को बोलते हैं क्रिस्टी। इन्हीं को क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। तो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग को बोलते हैं क्रिस्टी। तो क्रिस्टी कहां पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाएगा। तो ये क्रिस्टी के बारे में बात हो गई। अब बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। वैसे तो आपने अगर यहां तक क्वेश्चन बनाया ही है तो आपको देख के पता लग जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोबाइलेयर का आंसर होगा, लेकिन फिर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को यहां पर पहले आंसर तो जान ही लो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोबाइलिपिड लेयर है। अब इसका मतलब समझते हैं। देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अगर आप देखेंगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। अब देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या है, आपको दो लेयर मिलती है लिपिड की। ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, दो पूंछ निकली हुई है जिसमें, ये लिपिड है एक। तो ऊपर वाली लेयर लिपिड की, फिर एक और लिपिड की लेयर। ये लिपिड एक खास तरीके का लिपिड होता है जिसको कहते हैं फॉस्फोलिपिड। तो यहां पर क्या है, फॉस्फोलिपिड का बाय लेयर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या पाया जाएगा कोई पूछे तो फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड बाय लेयर, फॉस्फोलिपिड बाय लेयर। तो यहां से आपको पता लग गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड बाय लेयर है। पूरा स्ट्रक्चर समझेंगे। इस फॉस्फोलिपिड लेयर के बीच बीच में प्रोटीन्स भी रहेंगे, प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो कोई अगर आपसे आज से पूछे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज से बना हुआ है, तो देन यू हैव टू आंसर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। लिपिड का लेयर क्या है, एक लेयर है लिपिड का, या दो लेयर है, तो दो लेयर है, बाय लेयर है। लिपिड की खासियत क्या है, किस तरीके का लिपिड है, तो फॉस्फोलिपिड है, मतलब फॉस्फोरस भी जुड़ा हुआ है इस लिपिड से। तो एज अ होल प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना होता है, फॉस्फोलिपिड बाय लेयर से बना होता है।
ये हमारे पास क्वेश्चन है, पांचों क्वेश्चन मैंने इस चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा हो, और फिर से बोल रहा हूं मैं, लाइक करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू। Welcome again friends to your own channel NEET Achiever. Like you know that we are discussing the PYQs of 2025 and now we are in the zoology is done. Now we are in the section of botany. We are discussing the cell chapter. They have asked 5 questions about cell this year. Today's topic is the Golgi apparatus. You know, I am going to discuss the question later. First let me tell you about the Golgi apparatus. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दिमाग में यह रखना है कि द सेल ऑर्गेनल गोल्गी apparatus इज डिस्कवर्ड एंड नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट कैमिलो गोल्गी। अब ये गोल्गी apparatus होता क्या है? तो गोल्गी apparatus सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, बोरे जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं बहुत सारे, जो आपस में चिपके हुए होते हैं, स्टैक किए होते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को सिस्टर्नी कहते हैं। देखिए डायग्राम एनसीईआरटी का बोर्ड पे है। दिस इज द डायग्राम ऑफ एनसीईआरटी। ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर। तो ये जो सारे सैक लाइक स्ट्रक्चर है आपस में चिपके हुए हैं। इस एक सैक को कहते हैं सिस्टर्नी। इसको सैक बोल लो या डिस्क शेप बोल दो, डिस्क शेप का है, सिस्टर्नी कहेंगे। तो गोल्गी apparatus में अलग अलग सैक्स होते हैं जिसको कहा सिस्टर्नी। अब इसका काम क्या है बेसिकली पूछा जाता है। तो याद रखना, गोल्गी apparatus का 2 फंक्शन आपको याद रखना है। इसका काम है पैकेजिंग करना। कोई भी केमिकल मॉलिक्यूल को गोल्गी apparatus अपने अंदर लेगा। इधर से मान लो कोई मॉलिक्यूल इसके अंदर जाएगा, गोल्गी apparatus के अंदर गया, फिर ये गुजरते गुजरते पैकेजिंग होके यहां से बाहर आएगा। तो इसका काम है किसी भी मॉलिक्यूल को पैकेज करना। याद रखना, मॉलिक्यूल की पैकेजिंग का काम क्यों किया जाता है कोई पूछे तो मॉलिक्यूल्स केमिकल्स को सेल में अलग अलग जगह मूव करना होता है। सेल के अंदर जाना पड़ता है मान लो कहीं से, या फिर सेल के बाहर किसी को भेजना है। तो मान लिया कि ये केमिकल है किसी तरीके का, इसकी डिलीवरी करनी है, इसकी पैकिंग करनी है। तो गोल्गी apparatus क्या करता है, इसको पैक कर देता है। पैक करने के बाद इसकी डिलीवरी या तो सेल में किसी और जगह पे होगी या फिर सेल के बाहर ये जाएगा। तो ये जो पूरा पैकेज बना इसको कहेंगे वेसाइकल। तो गोल्गी apparatus केमिकल्स को पैकेज करके वेसाइकल के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, और ये वेसाइकल सेल के अंदर डिलीवरी हो सकती है या फिर सेल के बाहर भेजना पड़ सकता है। इसीलिए फंक्शन लिखा है, ध्यान से याद रखेंगे, पैकेजिंग फॉर इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डिलीवरी। द फंक्शन ऑफ गोल्गी apparatus इज पैकेजिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर इंट्रा और एक्स्ट्रा सेलुलर डिलीवरी। सेल के अंदर ही अगर कहीं और जाना है तो इंट्रा सेलुलर, सेल के बाहर पैकेज को भेजना है, पार्सल को सेल के बाहर भेजना है तो एक्स्ट्रा सेलुलर। अब देखिए गोल्गी apparatus का ये फंक्शन हो गया नंबर 1। दूसरा फंक्शन है, गोल्गी apparatus जब पैकेजिंग करता है किसी मॉलिक्यूल की जब पैकेजिंग करता है तो इस पैकेजिंग में गोल्गी apparatus उस मॉलिक्यूल को चेंज करता है, मॉडिफाई करता है। तो दूसरा फंक्शन है मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स। गोल्गी apparatus में यहां नीचे की तरफ से केमिकल गया, प्रोटीन गया, और इधर से पैकेजिंग होके यहां से बाहर आ गया, मॉडिफाई हो गया प्रोटीन कुछ और बन गया। क्या बनता है प्रोटीन को ग्लाइकोप्रोटीन में बदल देता है गोल्गी apparatus। मतलब प्रोटीन तो है ही, उसमें ग्लाइको ऐड कर दिया, कार्बोहाइड्रेट ऐड कर दिया। मतलब गोल्गी apparatus के अंदर प्रोटीन आएगा, उसको गोल्गी apparatus पैकेज करेगा, पैकेज करके क्या बनाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन बनाएगा। ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब क्या है, ये जो प्रोटीन है इसके साथ कार्बोहाइड्रेट की पैकेजिंग कर दी, ग्लाइकोप्रोटीन। गोल्गी apparatus के पास लिपिड आया, फैट आया, फैट को इसने क्या किया, पैकेजिंग करने की कोशिश की, कार्बोहाइड्रेट की पैकेजिंग करके ग्लाइकोलिपिड बना दिया। ग्लाइको वर्ड यूज होता है कार्बोहाइड्रेट के लिए। अगर प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट जोड़ दिया तो ग्लाइकोप्रोटीन बोलेंगे उसको, अगर लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट जोड़ दिया तो ग्लाइकोलिपिड बोलेंगे। तो यहां से आपको 2 याद रखना है फंक्शन गोल्गी apparatus का। सबसे पहला पैकेजिंग ऑफ मटेरियल फॉर डिलीवरी इन द सेल और आउटसाइड द सेल। दूसरा मॉडिफिकेशन ऑफ द केमिकल, अगर प्रोटीन है तो ग्लाइकोप्रोटीन, अगर लिपिड है तो ग्लाइकोलिपिड।
इसी मॉडिफिकेशन को ग्लाइकोसाइलेशन भी कहते हैं। कहां लिखूं, यही लिख देता हूं अगर आपको दिख रहा होगा, ग्लाइकोसाइलेशन। याद रखेंगे, नीट और एम्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है बहुत बार कि विच ऑर्गेनल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ लिपिड। ये वर्ड याद रखेंगे, कौन सा सेल ऑर्गेनल है जो ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ लिपिड करता है, तो आपको बोलना है गोल्गी एपरेटस। तो गोल्गी एपरेटस के दो काम। अब आते हैं मैकेनिज्म में कि ये जो पैकेजिंग का मैकेनिज्म होता है कैसे होता है। जैसा कि आपको पता है, गोल्गी एपरेटस बहुत सारे सैक्स को जोड़ के बना होता है, स्टैकिंग बोलते हैं उसको। मेनी फ्लैट डिस्क शेप सैक्स स्टैक्ड टुगेदर, एक साथ एक के ऊपर एक लगे हुए हैं, डिस्क शेप सिस्टर्नी, उससे पूरा बना हुआ है हमारे पास गोल्गी एपरेटस। ये पूरा एक सिस्टर्नी है, ये लंबा, ये एक सिस्टर्नी है, पूरा ये एक सिस्टर्नी है। तो ये गोल्गी एपरेटस सैक लाइक स्ट्रक्चर सिस्टर्नी से स्टैक होके बने हुए हैं। क्या करते हैं ये, पैकेजिंग करते हैं। क्यों पैकेजिंग की जरूरत पड़ती है, क्योंकि मॉलिक्यूल को, पार्सल को भेजना है सेल में किसी दूसरे जगह पे, या फिर सेल से बाहर भेजना है। इस पैकेजिंग को किस तरह से किया जाता है, तो प्रोटीन को ग्लाइकोप्रोटीन में बदला जाता है, लिपिड को ग्लाइकोलिपिड में बदला जाता है। क्वेश्चन अगर आए कि ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ लिपिड किस ऑर्गेनल का काम है, तो क्या बोलेंगे बताओ, गोल्गी एपरेटस। अब देखिए ये पैकेजिंग होती कैसे है, द टेक्निक, द मेथड, द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग। देखिए ये सिस्टर्नी है, ये सिस्टर्नी में आपको दो फेस दिखते हैं, फेस दिखते हैं, FACE, फेस। इसका मतलब क्या है, देखो ये जो स्ट्रक्चर है यहां से यहां तक इस तरीके से, ये कनकेव है या कन्वेक्स है, तो ये कनकेव। देखिए आपने अगर थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, ऑप्टिक्स क्लास 10 में भी पढ़ाया जाता है, तो आपको कनकेव मिरर के बारे में बताया जाता है। तो कनकेव मिरर कैसा होता है, ऐसा होता है कनकेव मिरर, जिसका इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग है। और कन्वेक्स मिरर के बारे में आपको पढ़ाया जाता है, कन्वेक्स मिरर कैसा होता है, ऐसा होता है, लाइट आती है यहां से, रिफ्लेक्ट होती है इस तरह से। कनकेव मिरर में लाइट आती है यहां से, रिफ्लेक्ट होती है इस तरह से। तो बताइए ये फेस जो बना है ऐसा करके, ये कनकेव है या कन्वेक्स, सोच के बताइए। तो देखिए ये क्या है, ये कनकेव है। अब ये फेस जो बना ऐसा, ये कनकेव है या कन्वेक्स, तो ये कन्वेक्स है। तो ऊपर वाला फेस जो है दैट इज कनकेव, नीचे वाला फेस जो है वो है कन्वेक्स। अब ध्यान से सुनिए, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम पैकेजिंग का मेथड देख रहे हैं कि गोल्गी एपरेटस कैसे पैकेज करता है। तो ऊपर वाले कनकेव फेस को ट्रांस फेस कहते हैं और मैच्योरिंग फेस कहते हैं। इसी का दो अलग अलग नाम है, कनकेव को ट्रांस फेस या फिर मैच्योरिंग फेस। नीचे वाले कन्वेक्स फेस को कन्वेक्स या फिर सिस फेस कहते हैं, और इसी का काम है रिसीव करना वेसाइकल्स को। तो दो तरह के फेस याद रखना है, कनकेव और कन्वेक्स। पैकेजिंग के लिए क्या करना पड़ेगा गोल्गी एपरेटस को, मटेरियल को अपने अंदर लेना पड़ेगा। मटेरियल को लेने का काम किसका होता है, मटेरियल को लेने का काम होता है कन्वेक्स फेज का। याद रखना है, कन्वेक्स फेज या फिर सिस फेज मटेरियल को अपने अंदर लेता है। ये मटेरियल है, इसको पैकेजिंग करनी है, ये कहां जाएगा, कनकेव फेज में, ट्रांस फेज में, या फिर कन्वेक्स या फिर सिस फेज में। ऊपर वाले को बोला कनकेव ट्रांस, नीचे वाले को कन्वेक्स सिस, तो ये सिस फेज में आएगा कोई भी मटेरियल। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना है, सेल में प्रोटीन और लिपिड बनाने का काम होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो जो प्रोटीन और लिपिड बनाएगा, अगर प्रोटीन लिपिड को पैकेज करना है तो इस गोल्गी को उसके सामने होना पड़ेगा, ईआर के सामने होना पड़ेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहां पर ईआर रहेगा, ईआर के सामने गोल्गी एपरेटस फाउंड होगा। रफ ईआर या फिर स्मूथ ईआर के सामने गोल्गी एपरेटस होगा। रफ ईआर प्रोटीन बना के गोल्गी को देगा और स्मूथ ईआर लिपिड बना के गोल्गी को देगा। लेकिन गोल्गी किस फेज से ये प्रोटीन या फिर लिपिड को लेगा, तो कन्वेक्स फेज से, नीचे वाले फेज से, सिस फेज से। एक बार इसने मटेरियल को अंदर लिया तो ये धीरे धीरे यहां पर मैच्योर होगा, पैकेजिंग कंप्लीट होगी, पैकेजिंग हो रही होगी, इसीलिए इसको बोलेंगे मैच्योरिंग फेज। और एक बार पैकेजिंग हो गई, मैच्योर हो गया, तो कन्वेक्स या फिर ट्रांस फेज से, ऊपर वाले फेज से बाहर आ जाएगा। तो कनकेव फेज से मटेरियल बाहर जा रहे हैं और कन्वेक्स फेज से मटेरियल अंदर जा रहे हैं।
नाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कनकेव और कन्वेक्स एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। एग्जाम में बोला जाएगा ट्रांस फेज बताओ क्या है, एग्जाम में बोला जाएगा सिस फेज क्या है। तो सिस फेज से मटेरियल अंदर, ट्रांस फेज से मटेरियल बाहर। क्योंकि मटेरियल पैक हो चुका होगा ट्रांस फेज से आते आते, तो उसको बोलेंगे मैच्योरिंग फेज। ये मटेरियल गोल्गी को इजीली मिले तो उसको किसके सामने रहना पड़ेगा, किस सेल ऑर्गेनेल के सामने रहना पड़ेगा? गोल्गी को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सामने रहना पड़ेगा। इसीलिए लिखा है कि सिस फेज, ये पॉइंट बिल्कुल याद रखना, एनसीईआरटी की बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिस फेज रिसीव्स वेसाइकल्स फ्रॉम ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से चाहे स्मूथ हो या फिर रफ हो, मटेरियल आएंगे सिस फेज में या फिर कन्वेक्स फेज में जाएंगे, फिर पैकेजिंग होगी, यहां पर आगे बढ़ेगा मटेरियल, पैकेजिंग होगा और कन्वेक्स या फिर ट्रांस फेज से मटेरियल बाहर आ जाएंगे। ये पूरा मैंने थ्योरी बताई, पूरी एनसीईआरटी की थ्योरी है, इसको कहीं नोट कर लेंगे, फायदे में रहेंगे। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन क्या आया है नीट 2025 में। देखिए मैं क्वेश्चन आपको पढ़ के सुनाता हूं। ये असर्शन रीजन क्वेश्चन है। असर्शन रीजन क्वेश्चन आपको पता है, एक असर्शन रहेगा, एक रीजन रहेगा, आपको बताना है कि असर्शन जो है उसका ट्रू रीजन है या नहीं। तो देखेंगे ध्यान से, असर्शन है द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द गोल्गी apparatus is to pack the materials made by endoplasmic reticulum and delivery it to the intracellular target or outside the cell। बिल्कुल ये तो है ही, असर्शन बिल्कुल सही बात है, यही करता है गोल्गी apparatus। अब इसका रीजन बताया है, कारण बताया गया है। रीजन है वेसाइकल कंटेनिंग मटेरियल्स मेड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्यूज विद द सिस फेज ऑफ द गोल्गी apparatus। देखिए ये जो आपके पास कन्वेक्स है इसको सिस कहते हैं, तो ये तो बिल्कुल सही बात है, फ्यूज विद द सिस फेज ऑफ द गोल्गी apparatus एंड दे आर मॉडिफाइड एंड रिलीज फ्रॉम द ट्रांस फेज ऑफ द गोल्गी apparatus। याद क्या रखना है, जो कन्वेक्स फेज है उसको बोलेंगे सिस फेज, जो कनकेव फेज है उसको बोलेंगे ट्रांस फेज। तो बताओ रीजन क्या सही है या नहीं? बिल्कुल रीजन भी सही है, इसीलिए इसका आंसर जाएगा बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ये पूरी थ्योरी मैंने आपको बताई, होपफुली आपको समझ आएगा। एक हार्ड से टॉपिक को पिक्चर्स के द्वारा बहुत इजीली समझाया है मैंने। मजा आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइबर ज्यादा होंगे, लाइक्स मिलेगी तो मुझे भी मोटिवेशन आएगी वीडियोस को और अच्छे से बनाने, आपके सामने और अच्छा कंटेंट में पेश कर पाऊंगा। इसी के साथ पढ़ते रहिए, स्टे मोटिवेटेड, हसल फॉर नीट। थैंक यू। हेलो एस्पायरेंट्स, तो हम नीट के पेपर को डिस्कस कर रहे थे इस चैनल में। वेलकम टू द चैनल नीट अचीवर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं सेल चैप्टर से। 2025 नीट में सेल से 5 क्वेश्चंस आए हुए हैं। अब जो क्वेश्चन हम देखेंगे वो राइबोसोम के ऊपर है। कुछ जनरल छोटी बातें मैं आपको राइबोसोम के बारे में बताऊंगा। सबसे पहली बात, राइबोसोम का फंक्शन क्या है। देखिए राइबोसोम एक केमिकल है, एक स्ट्रक्चर है जिसका काम है प्रोटीन सिंथेसिस करना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको पता होता है राइबोसोम कहां पाए जाते हैं। अगर कोई पूछे, आपको पता है यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं वहां पर सेल ऑर्गेनल रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम चिपके होते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ इसलिए बोला जाता है क्योंकि वहां पर राइबोसोम है। अब ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये तो हो गया यूकैरियोटिक सेल की बात। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो आपका साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में सारे राइबोसोम सस्पेंडेड होते हैं। एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार राइबोसोम को देखा और उसका नाम किया, साइंटिस्ट का नाम है जॉर्ज पैलेड। अब देखिए राइबोसोम देखने में जो है कुछ इस तरीके का होता है, 2 यूनिट्स होती है राइबोसोम में। यहां पर लिखेंगे 2 यूनिट्स। राइबोसोम के ऊपर ये जो बड़ा सा है इसको कहेंगे लार्जर सब यूनिट, ये छोटा सा है इसको बोलेंगे स्मॉलर सब यूनिट। तो राइबोसोम इस तरीके का दिखता है, 2 यूनिट्स होते हैं, बड़ा होता है एक छोटा होता है। अब देखिए 2 तरह के राइबोसोम है। प्रोकैरियोटिक का राइबोसोम कुछ अलग होगा, थोड़ा छोटा होगा साइज में। यूकैरियोटिक का राइबोसोम थोड़ा बड़ा होगा। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है वो साइटोप्लाज्म में होता है, और जैसा कि मैंने कहा यूकैरियोटिक सेल के अंदर राइबोसोम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अब देखिए राइबोसोम का मेन फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस, और इसमें कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है नीट में, दिमाग में इसको रख लेंगे याद करके।
क्या राइबोसोम के बाहरी लेयर में कोई मेम्ब्रेन होता है? तो आपको बोलना नहीं, राइबोसोम इज अ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। इसी का एक काउंटर क्वेश्चन आता है, एक सेल ऑर्गेनल है जिसको कहते हैं लाइसोसोम। क्वेश्चन आता है, क्या लाइसोसोम किसी मेम्ब्रेन से घिरा होता है? तो आपको बोलना है यस, लाइसोसोम इज अ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। फिर से बोलूं, अगर राइबोसोम क्या किसी मेम्ब्रेन से घिरा होता है? तो नहीं, राइबोसोम में कोई मेम्ब्रेन नहीं है। इसको याद कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता है। अब देखिए क्वेश्चन का मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक राइबोसोम में डिफरेंस क्या है। तो साइज का डिफरेंस है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम को बोलते हैं 70S टाइप ऑफ राइबोसोम, हालांकि यूकैरियोटिक राइबोसोम को बोलते हैं 80S टाइप राइबोसोम। तो ये जो पूरा आपके सामने है, ये क्या है? 70S राइबोसोम प्रोकैरियोट। ये पूरा क्या है? ये आपका 80S राइबोसोम है यूकैरियोट। अब जैसा कि आपको बताया क्वेश्चन में, राइबोसोम के अंदर दो सब यूनिट होती है, दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक लार्जर सब यूनिट, इधर भी ये लार्जर सब यूनिट, और एक स्मॉलर सब यूनिट, एक स्मॉलर सब यूनिट। अब देखिए लार्जर सब यूनिट प्रोकैरियोट में 50S होता है और स्मॉलर सब यूनिट 30S होता है। अब ये S क्या है थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन याद रखना है क्योंकि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन यहां से आते हैं। फिर से, प्रोकैरियोट के अंदर जो राइबोसोम है वो 70S का, उस 70S राइबोसोम का जो लार्जर सब यूनिट है वो 50S, जो स्मॉलर सब यूनिट है वो है 80S। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम को क्या बोलेंगे? 70S। यूकैरियोटिक राइबोसोम को क्या बोलेंगे? 80S। 80S के अंदर जो लार्जर सब यूनिट होगा वो 60S होगा और जो स्मॉलर सब यूनिट होगा वो 40S होगा। तो ये नंबर्स आपको याद करने, याद करने का छोटा सा तरीका क्या है? 70S इक्वल टू 50S प्लस 30S। ये कहां पर होगा? यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक में? ये प्रोकैरियोट में होगा। यूकैरियोट में क्या होगा? 80S टाइप का राइबोसोम होगा जो कि दो सब यूनिट से मिलकर बना होगा, एक 60S, एक 40S। यहां तक बात आई गेस सबको क्लियर है। क्वेश्चन आता है ये S क्या है? देखिए राइबोसोम को जब स्टडी करते हैं तो वहां पर एक मेथड का यूज किया जाता है राइबोसोम को तोड़ने के लिए। सेंट्रीफ्यूगेशन एक मशीन होती है जिसमें वो घूमता रहता है गोल गोल, और उस घूमने की वजह से जो राइबोसोम है वो राइबोसोम टूट जाते हैं, राइबोसोम सस्पेंड हो जाते हैं। तो इसको सस्पेंशन कोफिशिएंट या फिर सेडबर्ग कोफिशिएंट बोलते हैं, जो कि S का मतलब हुआ। फिर से याद रखेंगे, 70S प्रोकैरियोट 50-30 से बना हुआ, 80S यूकैरियोट 60-40 से बना हुआ। यहीं से क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए दो इंपॉर्टेंट पॉइंट में बताऊंगा, फिर सीधा क्वेश्चन में चलते हैं। बैक्टीरिया के अंदर जो राइबोसोम है एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है जिसमें बहुत सारे राइबोसोम्स एक साथ चिपके होते हैं, इस तरीके से ऐसे करके चिपके होते हैं राइबोसोम। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं पॉलीजोम या फिर पॉली राइबोसोम। एक राइबोसोम था तो एक, बहुत सारे हो गए तो पॉली राइबोसोम का स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर खास करके प्रोकैरियोटिक सेल में दिखता है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाहूंगा, प्रीवियस 10 ईयर से मैं बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं, वहां पर प्रीवियस क्वेश्चंस में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनल है जिसको कहते हैं ऑर्गेनल विद इन अ ऑर्गेनल। खुद भी एक सेल ऑर्गेनल है और वो किसी दूसरे सेल ऑर्गेनल के अंदर है, ऑर्गेनल विद इन अ ऑर्गेनल। तो राइबोसोम को कहते हैं ऑर्गेनल विद इन अ ऑर्गेनल। उसको ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि राइबोसोम खुद एक ऑर्गेनल है और वो किसी और ऑर्गेनल के अंदर भी पाया जाता है। कोई बता सकता है क्या किसके अंदर पाया जाएगा राइबोसोम? सेल के अंदर तो है, लेकिन मैं कह रहा हूं सेल के ऑर्गेनल के अंदर राइबोसोम पाया जाता है। तो याद रख लीजिएगा बच्चों, आज से दो जगह पर ये सेल ऑर्गेनल विद इन अ सेल ऑर्गेनल पाया जाएगा, वो है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया कुछ इस तरीके से दिखता है और क्लोरोप्लास्ट कुछ इस तरीके से दिखता है। ये दोनों क्या है? ये दोनों खुद ही सेल ऑर्गेनल है। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ सेल ऑर्गेनल फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल, इट हेल्प्स इन रेस्पिरेशन प्रोसेस। क्लोरोप्लास्ट इज अ सेल ऑर्गेनल फाउंड इन प्लांट सेल व्हिच हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। तो
क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया खुद ही सेल ऑर्गेनल है और उसके अंदर भी राइबोसोम पाया जाता है। तो राइबोसोम क्या हो गया, खुद तो ऑर्गेनल है और ये राइबोसोम एक और ऑर्गेनल के अंदर है, तो इसीलिए राइबोसोम को कह दिया ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल। ये सारी बात हो गई हो तो क्वेश्चन पे चलते हैं। और एक बात, ये बोर्ड एनसीईआरटी का पूरा जिस्ट है, इसको कहीं पर स्नैपशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, फायदे में रहेंगे। अब देखिए नीट 2025 में क्वेश्चन क्या आता है। कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, 5 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं। इन 5 स्टेटमेंट्स में से आपको बताना है कि ट्रू कौन सा है, फॉल्स कौन सा है। एक एक करके स्टेटमेंट पढ़ते हैं और ट्रू फॉल्स बताते हैं। पहला स्टेटमेंट, द यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर 80S एंड प्रोकैरियोटिक राइबोसोम आर 70S। अभी बताया प्रोकैरियोटिक 70, यूकैरियोटिक 80, इसका मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट है। चलिए दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ईच राइबोसोम हैज 2 सब यूनिट्स। बात बिल्कुल सही, राइबोसोम में 2 सब यूनिट, चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो, इस करके ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। स्टेटमेंट नंबर 3, द 2 सब यूनिट्स ऑफ 80S राइबोसोम आर 60 एंड 40S, बिल्कुल 60 और 40S, एंड प्रोकैरियोटिक राइबोसोम इज 50 एंड 30, ये भी सही। इसके बाद देखते हैं अगला स्टेटमेंट, द 2 सब यूनिट्स ऑफ 80S राइबोसोम आर 60 एंड 20, यहां पर स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है। एंड 70S आर 50 एंड 20, ये भी गलत हो जाता है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है, अनट्रू है, फॉल्स है। लास्ट स्टेटमेंट, द 2 सब यूनिट्स ऑफ 80S राइबोसोम आर 60 एंड 30, 60-40 होना चाहिए था, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो इस तरह से नीट के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करें या ना करें, बिल्कुल अगर सब्सक्राइब करना है बेल आइकन को दबाइए ताकि हर एक अपडेट आपको मिले। हर लेक्चर से, हर वीडियो से जो पॉइंट्स आएंगे वो एनसीईआरटी के डिट्टो पॉइंट्स होंगे और बहुत ही शॉर्ट में सारा एनसीईआरटी में कवर कराऊंगा। नीट आने ही वाला है, 5 महीने बचे हैं, प्रिपरेशन को दम लगा के कीजिए। स्टे मोटिवेटेड, थैंक यू। चलिए पढ़ते हैं बेसिक आइडिया ऑफ माइटोसिस। क्या है ये, सेल साइकिल। सेल साइकिल, अब ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। देखिए हमारे बॉडीज में सेल जो है वो कंटिन्यूअसली डिवाइड होते रहते हैं। जो पुराने सेल होते हैं वो धीरे धीरे मरने लगते हैं, एंड होने लगते हैं और उनको रिप्लेस करते हैं नए सेल्स। नए सेल्स कैसे बनते हैं अगर कोई पूछे तो आपको बोलना है जो पुराने सेल्स है वो डिवाइड करते हैं और नए सेल्स को बनाते हैं। इससे क्या होता है, इससे बॉडी का ग्रोथ होता है। बॉडी में नए सेल्स ऐड होते हैं तो बॉडी की ग्रोथ होती है। साथ ही साथ सेल डिवीजन से बॉडी का रिपेयर भी होता है। जो पुराने सेल्स होते हैं, पुराने ऑर्गन्स, पुराने ऑर्गन टिश्यूज होते हैं, जो वहां से सेल डाई करते हैं और उसके जगह पर नए सेल आते हैं। तो सेल डिवीजन का फंक्शन जो है, अगर आप माइटोसिस की बात करें, सेल डिवीजन का फंक्शन है ग्रोथ और रिपेयर में। माइटोसिस के अंदर जो क्रोमोसोम नंबर होता है सेल का वो इक्वल होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक सेल है, पहले लिख ही लेते हैं, माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। इक्वेशनल डिवीजन मतलब क्रोमोसोम नंबर जो है, जो पेरेंट सेल में होगा, जो मदर सेल में होगा, वही क्रोमोसोम नंबर प्रोजेनी में होगा, डॉटर सेल्स में होगा। ह्यूमंस के केस में 46 क्रोमोसोम रहते हैं। अगर एक ह्यूमन का सेल डिवाइड करता है तो वो माइटोसिस होने के बाद, ध्यान से सुनिएगा, वो माइटोसिस होने के बाद 2 सेल में कन्वर्ट होता है। अब बताओ माइटोसिस या फिर इक्वेशनल डिवीजन अगर हुआ है तो इन 2 डॉटर सेल्स के अंदर क्रोमोसोम कैसे रहेंगे? तो इक्वेशनल डिवीजन है सर, क्रोमोसोम नंबर इक्वल होंगे। इधर 46 तो इधर भी 46 और इधर भी 46। घुमा फिरा के बात करूं अगर मैं, तो इक्वेशनल डिवीजन या फिर माइटोसिस में एक सेल डिवाइड करता है 2 सेल्स के अंदर और दोनों के अंदर क्रोमोसोम नंबर पेरेंट सेल जैसा ही होता है, मदर सेल जैसा ही होता है। यह हमारे पास माइटोसिस की बेसिक बात। अब सुनिए माइटोसिस होगा कब। देखिए सेल का अपना एक साइकिल होता है, सेल की अपनी एक
प्रोसेस होती है। पहले ये सेल बच्चा होता है, धीरे धीरे ये बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद सेल मैच्योर होता है, मैच्योर होते होते सेल को नीड होती है सेल डिवीजन करने की, तब सेल में डिवीजन होता है और ये सेल भी आगे जाकर 2 सेल बनाएगा। इस तरह से सेल डिवीजन होता है। अब देखिए ये जो सेल का प्रोसेस होता है कि छोटा सेल है, छोटे सेल से सेल बड़ा हुआ, फिर मैच्योर हुआ, सेल डिवाइड किया, फिर 2 सेल बन गए, इस पूरे चीज को कहते हैं सेल साइकिल। सुनिएगा ध्यान से, एक न्यूक्लियस है ह्यूमन का, मान के चला ये सेल है, सेल में 46 क्रोमोसोम है या फिर उसकी प्लॉइडी 46 है। अब आपने देखा होगा कि क्रोमोसोम को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करा जाता है। क्रोमोसोम क्या है? डीएनए प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम में। अब देखिए पूरे सेल के साइकिल में, सेल की पूरी लाइफ के अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है वो अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट होगा, उसका स्ट्रक्चर कुछ अलग होगा। जब सेल इंटरफेज में होगा, बड़ा हो रहा होगा, तब डीएनए अलग तरीके से होगा। जब सेल एम फेज में स्टार्ट होगा, एम फेज के अंदर जाएगा, डिवाइड करना स्टार्ट होगा, उस समय उसका जो डीएनए है वो थोड़ा चेंज होगा। तो उसी चेंज के बारे में हम सबसे पहले आइडिया लगाते हैं। मैं दावे के साथ बोल रहा हूं, पूरे यूट्यूब में ऐसा वीडियो नहीं होगा, इतना कंसोलिडेटेड और कंप्रेस्ड वीडियो, सारी जानकारी आपको दे रहा हूं। बेसिकली मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि डीएनए के साथ क्या होता है, डीएनए कैसा दिखता है। ध्यान से सुनिए, जब सेल स्टार्टिंग में है, बच्चा है, सेल मैच्योर नहीं हुआ है, उसके अंदर जो न्यूक्लियस होगा उसमें डीएनए जो है वो कुछ इस तरीके से होगा। क्योंकि सेल जो है, ह्यूमन सेल की बात करते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो ह्यूमन सेल के अंदर ऐसे थ्रेड जो होंगे 46 थ्रेड होंगे इस तरीके से। हम डायग्राम बनाते हैं सेल की तो ऐसा दिखाते हैं, सेल, उसके अंदर न्यूक्लियस और उसके अंदर क्रोमैटिन के थ्रेड्स। तो अर्ली स्टेज में जब सेल ग्रो कर रहा होगा, डिवाइड नहीं कर रहा होगा, उस समय उसका डीएनए क्रोमैटिन फाइबर्स के फॉर्म में रहेगा। तो इस बात को लिखते हैं, सेल डिवाइड नहीं कर रहा है तो क्रोमैटिन फाइबर, यहां पर एक, यहां पर एक, 2 क्रोमैटिन फाइबर मैंने क्यों दिखाया, ध्यान से सुनेंगे। क्रोमोसोम जो है या फिर क्रोमैटिन जो है या फिर डीएनए फाइबर जो है वो पेयर में प्रेजेंट होते हैं। अगर मैंने कहा कि 46 क्रोमोसोम है, 46 डीएनए फाइबर से एक ह्यूमन के अंदर, इसका मतलब जो एक पेयर है वहां पर 2 तरह के क्रोमैटिन होंगे। मतलब अगर मैं कहूं कि एक पेयर में 2 क्रोमैटिन थ्रेड कुछ इस तरीके से, तो ये भी क्या है, डीएनए है। अब धीरे धीरे क्या हुआ, ये डीएनए आपका फाउंड होगा G1 फेज में। इंटरफेज की बात कर रहे हैं, जब सेल अभी बच्चा है, बड़ा हो रहा है। G1 फेज के बाद आता है S फेज। S फेज में क्या होता है, ध्यान से सुनिए, S फेज में जो क्रोमैटिन है वो डबल होता है, ये जो फाइबर्स है वो डबल हो जाते हैं। कैसे डबल हो जाते हैं, कुछ ऐसा दिखेंगे। ये जो क्रोमैटिन है ये डबल हो गए एस फेज में। इसके बाद आता है G2 फेज। G2 फेज में कुछ नहीं होता। G2 फेज में जो प्रोटीन्स बनते हैं, मैं यहां पर एक आरएनए का डायग्राम बनाता हूं ताकि आपको याद रहे कि प्रोटीन्स बन रहे हैं। इन्हीं प्रोटीन्स के मदद से जो आगे जाकर सेल डिवीजन होने वाला है उसमें इन प्रोटीन्स का फंक्शन होगा, इन प्रोटीन्स की जरूरत पड़ेगी। तो सेल अभी बच्चा है, जब G1 फेज में था तो इस तरह से क्रोमैटिन था, जब S फेज में था तो क्रोमैटिन डबल हो गया। साथ ही साथ हमें एक और चीज देखनी है, एक सेल ऑर्गेनल होता है जिसको कहते हैं सेंट्रियोल। ध्यान से सुनिएगा, सेंट्रियोल का फंक्शन ऐसा होता है, सेंट्रियोल कुछ S फेज में ये सेंट्रियोल क्या होता है, डबल हो जाता है। डबल होने के बाद ये सेंट्रियोल 2 अपोजिट पोल्स में चला जाता है, मतलब एक सेंट्रियोल एक तरफ, दूसरा सेंट्रियोल दूसरे तरफ। अब इस सेंट्रियोल से फाइबर्स निकलते हैं इस तरीके से। इन फाइबर्स को एस्टर फाइबर्स कहा जाता है। इनका काम क्या है कि क्रोमोसोम जो बन चुका है इस तरीके से, उस क्रोमोसोम से चिपक जाना। ये जो एस्टर फाइबर्स है जो सेंट्रियोल से निकल रहे हैं, क्रोमोसोम से चिपक जाएंगे और क्रोमोसोम को तोड़ेंगे इस तरीके से।
तो ये सेंट्रियोल और सेंट्रोजोम स्पिंडल फाइबर का काम है। थोड़ी देर में देखते हैं जब ऐसा क्रोमोसोम बन जाएगा तब ये कैसे काम करेगा, पर अभी हम बिगिनिंग स्टेज में चलते हैं। सेल अभी बच्चा है, G1 फेज में क्रोमैटिन कुछ इस तरीके का, S फेज में क्रोमैटिन जो है वो डबल हो चुका है, G2 फेज में कुछ नहीं होगा, प्रोटीन्स वगैरह बनेंगे। अब जो शुरू होता है मेन G2 फेज के बाद M फेज, यानी कि सेल डिवीजन का फेज। जैसा कि थोड़ी देर पहले बताया, सेल डिवीजन के अंदर 4 अलग अलग स्टेज, M फेज के अंदर 4 अलग अलग स्टेज, क्या क्या? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो अब देखिए प्रोफेज के बारे में बात करते हैं। प्रोफेज को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। प्रोफेज, सबसे पहला अर्ली प्रोफेज जो G2 फेज के बाद आएगा, तो लिखते हैं अर्ली प्रोफेज। ये लेट प्रोफेज। अब देखिए क्या होता है, मैं न्यूक्लियस बना रहा हूं। अब देखिए ये जो क्रोमैटिन था फाइबर्स के फॉर्म में, ये अर्ली प्रोफेज में कंडेंस होना शुरू होगा। मतलब ये क्रोमैटिन कुछ इस तरीके का था, इसके अंदर कंडेंसेशन होगी। जो हमारे पास थ्रेड है डीएनए का, वो आपस में ही स्पाइरल होगा, आपस में ही कंडेंस होके इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएगा। तो कहा यह जाता है कि अर्ली प्रोफेज में कंडेंसेशन शुरू होता है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन। क्रोमैटिन का कंडेंसेशन शुरू होता है। इस कंडेंसेशन में क्या दिखता है हमें? इस कंडेंसेशन में क्रोमैटिन फाइबर्स के अंदर बीड्स दिखते हैं, बीड्स। जैसे मोतियों की माला होती है वैसे बीड्स दिखते हैं। तो यहां पर अर्ली प्रोफेज में क्या होगा? अर्ली प्रोफेज में क्रोमोसोम कुछ इस तरीके का होगा, इसके अंदर बीड्स दिखना शुरू हो जाएंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। क्रोमोसोम या अर्ली प्रोफेज शुरू हो चुका है, माइटोसिस की शुरुआत हो चुकी है। शुरुआत में क्या हो रहा है? क्रोमोसोम जो है वो कंडेंस, आई मीन टू से क्रोमैटिन जो है वो कंडेंस होना शुरू हो रहा है। आगे क्रोमैटिन और कंडेंस होगा और कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाएगा। देखिए पहले बता चुका हूं, डीएनए डबल हो चुका है एस फेज में, अब कंडेंसेशन हो रहा है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाएगा। ये आगे चलकर और कंडेंस होगा और कंडेंस होगा, और फाइनली हमारे पास मेटाफेज के अंदर, लेट प्रोफेज के बाद मेटाफेज आएगा। फाइनली हमारे पास मेटाफेज के अंदर क्रोमोसोम कुछ इस तरीके से दिखेगा। पूरी तरह से कंडेंस होने के बाद क्रोमोसोम कुछ इस तरीके से दिखेगा। इस क्रोमोसोम में, अच्छा पहले तो क्रोमोसोम कैसा था? पहले क्रोमोसोम कुछ इस तरीके का था, कुछ इस तरीके का। मतलब इसको क्रोमैटिन की भाषा में समझिए तो ऐसा जो स्ट्रक्चर है वो एक क्रोमैटिन है इस तरीके से। और बाद में जब कंडेंस हो चुका है और ऐसा क्रोमोसोम, ये भी क्रोमोसोम ऐसा भी क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम किससे बना है? जब क्रोमैटिन डबल हो चुका है एस फेज में। इसका मतलब ये स्ट्रक्चर कहां से आता है? ये स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर से आता है। अब ये जो हमारे पास बना है, इसके अंदर मेटाफेज में क्या होगा? ध्यान से देखिए। अब ये पार्ट अगर हो गया हो, अर्ली प्रोफेज में क्या होना शुरू होता है? अर्ली प्रोफेज में क्रोमैटिन जो है कंडेंसेशन शुरू करता है क्रोमोसोम बनने के लिए, और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगता है। लेट प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ज्यादा डिसॉल्व हो जाता है और क्रोमोसोम इसके अंदर कुछ इस तरीके से पाए जाने लगते हैं। अब याद रखना, जो सेंट्रियोल यहां पर एक था, एस फेज में सेंट्रियोल डबल हो गया, वो सेंट्रियोल अर्ली प्रोफेज में पोलवर्ड मूवमेंट करेगा। मतलब यहां पर 2 सेंट्रोसोम था, सेंट्रोसोम एक सेल ऑर्गेनल है जो कि स्पिंडल फाइबर बनाता है। अर्ली प्रोफेज में एक सेंट्रियोल मूव करना शुरू करेगा ऑपोजिट साइड, और ऑपोजिट साइड में पहुंच जाएगा लेट प्रोफेज में। लेट प्रोफेज में क्रोमैटिन जो है वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम बन रहा होगा, और ये जो सेंट्रियोल है जो दोनों तरफ है, इससे फाइबर्स बनने शुरू हो जाएंगे। फाइबर्स बनना स्टार्ट कब होगा? लेट प्रोफेज में। ऐसे फाइबर्स बनना शुरू हो जाएंगे।
अब लेट प्रोफेज के बाद आएगा मेटाफेज। उसमें क्या होगा, सारे क्रोमोसोम, ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेंगे। मेटाफेज में सारे क्रोमोसोम जो है वो कंडेंस हो चुके होंगे पूरी तरीके से, साथ ही साथ ये जो फाइबर्स बने हैं ये फाइबर्स आकर उन क्रोमोसोम से चिपक जाएंगे। तो मेटाफेज में कुछ इस तरीके से होगा, न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो पूरा गायब हो चुका है। अब इस तरीके से क्रोमोसोम जो है बन चुके हैं। साथ ही साथ मेटाफेज में इन फाइबर से क्रोमोसोम चिपक चुका है आकर, यह मेटाफेज है। मेटाफेज में सारे क्रोमोसोम ऐसे बीच में अलाइन हो जाते हैं, उसको कहते हैं मेटाफेज इक्विलेटरल प्लेन। इक्विलेटरल प्लेन में सारे क्रोमोसोम लाइन से बीचों बीच अरेंज हो जाते हैं और ये जो फाइबर से स्पिंडल वो चिपक जाते हैं क्रोमोसोम से। अब देखिए, इस क्रोमोसोम को एक खासियत नाम देते हैं, एक खास नाम देते हैं। क्या नाम है? ये हमारे पास एक क्रोमोसोम हुआ। क्रोमोसोम ये कैसे बना है? ये एक फाइबर से बना है, यहां से बना है। फिर ये डबल हो गया, डबल होने के बाद कंडेंस हो गया, तो ऐसा कुछ बना दिया। ये जो एक आर्म इधर है और एक आर्म इधर है, इन दोनों को कहते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। ये पूरा एक, इसका सिस्टर इधर वाला पार्ट, तो इन दोनों को क्या कहते हैं? सिस्टर क्रोमैटिड्स। याद रखना, इंपॉर्टेंट लाइन, क्रोमैटिड। और ये जो है ऐसा कुछ, ये भी एक तरीके का क्रोमोसोम है और ये भी एक तरीके का क्रोमोसोम है। तो ये सिस्टर क्रोमैटिड वाली बात मैंने आपको बताई। मेटाफेज तक हम चल चुके थे। अब मेटाफेज के बाद आता है एनाफेज। एनाफेज, एनाफेज में क्या होता है? ये जो स्पिंडल फाइबर से जो क्रोमोसोम में चिपक चुके हैं, ये स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम को खींचते हैं पोलवर्ड, ऑपोजिट डायरेक्शंस में खींचते हैं, जिसके वजह से ये क्रोमोसोम बीच से टूट जाता है। तो एनाफेज में ये क्रोमोसोम जो है बीच से टूट चुका है, आधा क्रोमोसोम ऊपर की तरफ जाता है और आधा क्रोमोसोम नीचे की तरफ जाता है, इस तरीके से। इन दोनों को कहते हैं, क्योंकि ये टूटने से बना है, इन दोनों को कहेंगे डॉटर क्रोमैटिड्स। दो नाम अभी आपको मैंने याद रखना है, एक सिस्टर क्रोमैटिड्स और एक डॉटर क्रोमैटिड्स। मेटाफेज में चिपका आकर स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम से, एनाफेज में ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचा तो क्रोमोसोम टूट गए। इसके बाद आता है लास्ट, जिसको कहते हैं टीलोफेज। टीलोफेज, टीलोफेज में ये न्यूक्लियस का डिवीजन तो हो गया, न्यूक्लियस के डिवीजन को कहेंगे कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस, माइटोसिस दो प्रोसेस से होगा, एक तो न्यूक्लियस का डिवीजन जिसको कहेंगे कैरियोकाइनेसिस, और दूसरा साइटोप्लाज्म का डिवीजन जिसको कहेंगे साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस, तो टीलोफेज के अंदर साइटोकाइनेसिस शुरू होगा, क्योंकि सारे क्रोमोसोम जो हैं दो अलग अलग पार्ट में चले गए हैं। ऊपर का जो क्रोमोसोम पहुंचा है यहां पर, वो फिर से क्रोमैटिन बनने लगेगा। मतलब ऊपर में कैसा क्रोमोसोम गया है? इस तरीके का क्रोमोसोम गया है, और इस तरीके का क्रोमोसोम जब क्रोमैटिन बनेगा तो ऐसा बनेगा। तो यहां पर क्रोमैटिन बनने लग गया। टीलोफेज में क्रोमोसोम जो है वो पोल्स की तरफ चल जाते हैं। ये सेल साइटोप्लाज्म जो है वो भी डिवाइड होने लगता है धीरे धीरे, साइटोकाइनेसिस होने लगता है टीलोफेज में। और जो क्रोमोसोम है, जो कंडेंस क्रोमोसोम है, वो डीकंडेंस होकर फिर से क्रोमैटिन बनने लगते हैं। तो ये टीलोफेज है। और टीलोफेज के बाद सेल दो नए सेल में बदल जाता है। ये जो सेल टूट रहा था, दो नए सेल में बदल जाता है। अब ध्यान से देखिए, क्रोमोसोम नंबर इक्वल कैसे हुआ? इक्वल इसलिए हुआ कि जब क्रोमोसोम डिवाइड हो रहा है, उससे पहले ही क्रोमोसोम डबल हो चुका है। तो एक चीज को अगर डबल कर दो फिर डिवाइड करो तो दोनों सेल में क्या होगा? इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम पहुंचेगा। तो ये हमारे पास इक्वेशनल डिवीजन। फिर से देखते हैं पूरा माइटोसिस क्या है क्या नहीं। सबसे पहले इंटरफेज में ये तीन फेजेस। G1 फेज में क्रोमोसोम जो है, आई मीन टू से क्रोमैटिन जो है वो ज्यों का त्यों रहेगा। S फेज में क्रोमैटिन डबल हो जाएगा। G2 फेज में कुछ नहीं होगा, प्रोटीन बनेगा। अर्ली प्रोफेज में बीट्स दिखना शुरू होंगे इस क्रोमैटिन के अंदर,
और ये क्रोमैटिन कंडेंस होना शुरू होगा क्रोमोसोम के अंदर। धीरे धीरे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो गायब होगा, सेंट्रियोल जो है वो पोलवर्ड मूवमेंट करके ऑपोजिट पोल्स में आएगा। लेट प्रोफेज में क्रोमैटिन और ज्यादा कंडेंस होकर कुछ ऐसा दिखेगा, जो हमारे सेंट्रियोल से जो पोल्स पे आ चुके हैं उसमें क्या होगा, उसमें स्पिंडल फाइबर बनना शुरू होगा। मेटाफेज के अंदर क्रोमैटिन पूरी तरह से क्रोमोसोम बन चुका होगा और मिडिल में आकर अरेंज हो चुका होगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रोमोसोम को माइक्रोस्कोप, जिसको नॉर्मली लाइट माइक्रोस्कोप कहते हैं, जब माइक्रोस्कोप में क्रोमोसोम को देखना है तो किस स्टेज में देखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट डाउन करेंगे। मेटाफेज के अंदर क्रोमोसोम क्लियरली दिखते हैं, या फिर ऐसा बोला जाए द बेस्ट स्टेज टू सी क्रोमोसोम्स क्लियरली इज मेटाफेज। तो मेटाफेज के अंदर ऐसा बीच में क्रोमोसोम आकर अरेंज हो गए, एंड देन द स्पिंडल फाइबर्स पुल्स द क्रोमोसोम फ्रॉम बिटवीन एंड द क्रोमोसोम डिवाइड्स। इस फेज को कहते हैं एनाफेज। उसके बाद टीलोफेज और ये सारी बात। ये मैंने आपको माइटोसिस का बेसिक आइडिया दिया। अब देखते हैं नीट 25 में क्या क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन जो है स्पिंडल फाइबर्स और सेंट्रियोल से रिलेटेड है। सेंट्रियोल क्या करेगा, स्पिंडल बनाएगा। अब देखिए क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग माइटोसिस। आपको सबको पता है क्रोमोसोम को अलग करने का काम करते हैं, फिर भी मैं ऑप्शन पढ़ता हूं। टू सिंथेसाइज न्यू डीएनए, नहीं, न्यू डीएनए कहां पर सिंथेसाइज हो चुका है, माइटोसिस से पहले ही एस फेज में सिंथेसाइज हो चुका है। टू रिपेयर डैमेज डीएनए, ये भी ऑप्शन गलत है। टू रेगुलेट सेल ग्रोथ, सेल ग्रोथ में भी कोई काम नहीं है स्पिंडल फाइबर का। फोर्थ ऑप्शन है टू सेपरेट द क्रोमोसोम, बिल्कुल यही आंसर होगा, क्योंकि स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम को सेपरेट करते हैं। ये पूरा मैंने माइटोसिस बताया। अगर आप इन वीडियोस को देख रहे हैं और आपको फायदा हो रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। और एक बात बता दूं, मैं इस पूरे चैनल में मैं नीट के पीवाईक्यूज को एक्सप्लेन कर रहा हूं। अराउंड 60 to 70 वीडियोस हैं, और इन्हीं वीडियोस से, मैं फिर से रिपीट करता हूं, इन्हीं वीडियोस से नीट में 2026 में अराउंड 25 क्वेश्चन श्योर शॉर्ट बनते हैं। तो आपका फायदा ही है। अगर आप लगभग 50-60 वीडियोस देखते हैं, 10 मिनट की हार्डली कोई वीडियो होगी, इससे अगर आपके 25 क्वेश्चन डायरेक्टली बन रहे हैं और एनसीईआरटी का 45 से 50% कवर हो रहा है, तो क्यों नहीं देखें आप। तो जरूर इन वीडियोस को सब्सक्राइब और शेयर करें। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे मोटिवेटेड, थैंक यू।